शोरूम की मालकिन ने बूढ़ी औरत के गंदे कपड़े देख उसे भिखारिन कहकर बाहर फेंकवा दिया। 10 मिनट बाद जब उस औरत का बेटा वहां अपनी रोल्स रॉयस से उतरा तो पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित रॉयल हेरिटेज ज्वेलर्स की चमक दमक देखते ही बनती थी। कांच के दरवाजों के पीछे करोड़ों के हीरे और सोने के जेवर किसी सपने की तरह सजाए गए थे। अंदर की हवा में महंगे परफ्यूम और एयर कंडीशनर की ठंडक घुली हुई थी। यहाँ आने वाला हर ग्राहक रईस था। गाड़ियां महंगी थी और कपड़े ब्रांडेड। इसी चकाचौंध के बीच दोपहर के वक्त एक बूढ़ी औरत ने शोरूम का भारी कांच का दरवाजा धक्का देकर खोला। उसका नाम सावित्री देवी था। उम्र करीब 65 साल। चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद और शरीर पर एक पुरानी धुली हुई सूती साड़ी। पैरों में हवाई चप्पल थी जिसका एक पट्टा सेफ्टी पिन से जुड़ा हुआ था। उनके हाथ में सब्जी मंडी वाला एक कपड़े का थैला था जो मैला हो चुका था। जैसे ही सावित्री देवी ने अंदर कदम रखा वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम रमेश था एक पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा कि शायद कोई रास्ता भटक गया है। लेकिन सावित्री देवी पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर खड़ी थी रॉयल हेरिटेज की फ्लोर मैनेजर नताशा। नताशा महज 28 साल की थी लेकिन उसका अहंकार उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। वह खुद को इस शोरूम की रानी समझती थी। चेहरे पर भारी मेकअप और अंग्रेजी बोलना का उसका अंदाज ऐसा था मानो हिंदी बोलना उसकी शान के खिलाफ हो। नताशा के सावित्री देवी को अपने ओर आते देखा उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने पास खड़े सेल्समैन विमल को कोहनी मारी। विमल, जरा देखो तो, आज लगता है चैरिटी का दिन है। यह बुढ़िया यहाँ भीख मांगने आ गई है। गार्ड कहाँ मर गया? नताशा ने दबी आवाज में लेकिन जहर उगलते हुए कहा। सावित्री देवी काउंटर के पास पहुंची और एक गहरी सांस ली। उनकी नजरें सामने सजे हुए भारी कुंदन के हार पर टिकी थी। बेटा, मुझे अपनी पोती की शादी के लिए कुछ गहने देखने हैं। क्या तुम मुझे वो नीले नग वाला सेट दिखाओगी? सावित्री देवी ने बहुत ही प्यार और विनम्रता से पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो अनुभव से आती है। नताशा ने बनावटी हंसी हंसी उसने काउंटर के ऊपर रखा कपड़ा झाड़ा और सावित्री की सांसों से कांच गंदा हो गया हो। माँ जी, आपको शायद पढ़ने में दिक्कत है। बाहर बोर्ड पर धर्मशाला नहीं, ज्वेलरी शोरूम लिखा है। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था बाहर है और अगर कुछ पैसे चाहिए तो वो भी बाहर ही मिलेंगे। यहाँ ग्राहकों का वक्त बर्बाद मत कीजिए। नताशा ने बेहद रूखेपन से जवाब दिया। सावित्री देवी ने चेहरे पर अपमान की लकीरें नहीं उभरी बल्कि एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा। बिटिया, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं ग्राहक हूँ। क्या किसी की वेशभूषा देखकर तुम तय करती हो कि उसकी जेब में कितना पैसा है? मुझे वो हार देखना है जिसकी कीमत वहाँ टैग पर 15 लाख लिखी है। यह सुनकर नताशा का पारा चढ़ गया। शोरूम में मौजूद 2-3 अन्य अमीर ग्राहक सब मुड़कर देखने लगे थे। नताशा को लगा कि यह बूढ़ी औरत उसकी हाई क्लास प्रतिष्ठा को खराब कर रही है। अरे 15 लाख! तुमने कभी 15,000 भी एक साथ देखे हैं? अपनी चप्पल देखो, सेफ्टी पिन लगी है उसमें, और तुम 15 लाख का हार देखोगी? गार्ड रमेश, इसे बाहर निकालो। नताशा चिल्लाई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके संस्कारों से होती है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी। रमेश, गार्ड संकोच करते हुए अंदर आया। उसे सावित्री देवी को देखकर अपनी माँ की याद आ रही थी लेकिन नौकरी का सवाल था। माँ जी, चलिए बाहर चलिए, मैडम नाराज हो रही हैं, रमेश ने धीमे स्वर में कहा। सावित्री देवी अपनी जगह से नहीं हिली। उन्होंने नताशा की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे वो हार नहीं दिखाया जाता। मेरे पास पैसे हैं या नहीं यह देखने का हक तुम्हें तब तक है जब तक मैं सौदा पक्का करूं। और रही बात मेरे चप्पल की, तो बेटा, कभी कभी इंसान अपने शौक कम कर के अपनों के सपने पूरे करता है। यह बात तुम शायद नहीं समझोगी। नताशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने काउंटर से सैनिटाइजर की बोतल उठाई और हवा में ऐसे छिड़का जैसे सावित्री देवी के होने से वहां के कीटाणु बढ़ गए हों। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। तुम्हारी हिम्मत, इतनी हिम्मत तुम मुझे सिखाओगी? यह शोरूम मेरे दम पर चलता है। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। अगर तुम अगले 1 मिनट में खुद बाहर नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगी। फिर हवालात में बैठकर अपनी फिलोसॉफी झाड़ना। तभी शोरूम के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। यह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, यह एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस थी। शहर की ऐसी गाड़ी गिने चुने लोगों के पास ही थी। नताशा की नजर कांच के दरवाजे के बाहर गए और उसके तेवर तुरंत बदल गए। ओ माय गॉड, मिस्टर सिंघानिया! विमल, जल्दी ड्रेस साफ करो, पानी मंगवाओ। शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर विक्रम सिंघानिया आ रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। नताशा घबराहट में अपने बाल ठीक करने लगी लेकिन फिर उसकी नजर सावित्री देवी पर पड़ी जो अभी भी वहीं खड़ी थी। तुम अभी तक यहाँ नहीं गई? देखो, एक वीआईपी क्लाइंट आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। रमेश, इसे पकड़कर पिछले दरवाजे से बाहर निकालो, अभी के अभी, नताशा ने दांत पीसते हुए आदेश दिया। रमेश ने मजबूरी से सावित्री देवी का हाथ पकड़ा। माँ जी, प्लीज चलिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। सावित्री देवी ने रमेश का हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना बिटिया, ग्राहक भगवान होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आज तुमने मेरा नहीं अपने नसीब का अपमान किया है। सावित्री देवी दरवाजे की ओर मुड़ी ही थी कि ऑटोमेटिक दरवाजा खुला और विक्रम सिंघानिया अंदर दाखिल हुए। विक्रम 40 साल के एक सुदर्शन पुरुष उस महंगे सूट में जिनके चलने में ही सत्ता और ताकत झलकती थी। नताशा अपनी सबसे मधुर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। गुड आफ्टरनून मिस्टर सिंघानिया, रॉयल हेरिटेज में आपका स्वागत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लेकिन विक्रम सिंघानिया ने नताशा की बात नहीं सुनी। उनकी नजरें नताशा के पीछे दरवाजे की ओर जा रही उस बूढ़ी औरत पर टिक गई। विक्रम के चेहरे का रंग मुड़ गया। उनके हाथ से मोबाइल फोन छूटकर नीचे कालीन पर गिर गया। माँ! विक्रम के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। नताशा की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। माँ! उसने मन ही मन सोचा, किसकी माँ? मिस्टर सिंघानिया की माँ तो शहर की सबसे अमीर महिला होनी चाहिए। यह फटेहाल बुढ़िया! विक्रम सिंघानिया दौड़ते हुए सावित्री देवी के पास पहुंचे और सबके सामने बिना अपनी महंगी सूट की परवाह किए घुटने के बल बैठकर सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी माँ के धूल भरे पैरों को अपने हाथ से लगाया। माँ, आप यहाँ और इस हालत में?
आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? और ड्राइवर कहाँ है? आप पैदल क्यों आई हैं? विक्रम की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ थी। सावित्री देवी ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अरे कुछ नहीं बेटा, वो पुरानी गाड़ी खराब हो गई थी। मुझे बस पोती के लिए वो हार पसंद आया था तो सोचा ऑटो से ही आ जाऊं। सादगी में रहने का मन था आज, पर यहाँ शायद सादगी की कोई कीमत नहीं है। नताशा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसका गला सूख गया था। वह कांपते हुए डगमगा रही थी। वह जिस औरत को भिखारिन समझकर धक्के मार रही थी, वो शहर के सबसे अमीर आदमी विक्रम सिंघानिया की माँ थी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि विक्रम सिंघानिया ने ही इस ज्वेलरी ब्रांड को पिछले महीने खरीदने की डील फाइनल की थी। यानी तकनीकी रूप से सावित्री देवी अब इस शोरूम की मालकिन थी। दोस्तों, क्या नताशा को अपनी गलती की माफी मिलेगी? कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। विक्रम खड़े हुए, उनकी आंखों में अब चिंता की जगह अंगारे थे। उन्होंने अपनी माँ के चेहरे पर अपमान का भाव पढ़ लिया था। उन्होंने धीरे से पूछा, माँ क्या किसी ने आपसे बदतमीजी की? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस शांत खड़ी रही। लेकिन उनकी चुप्पी और नताशा का पसीने से तर चेहरा सारी कहानियां बयां कर रहा था। गार्ड रमेश ने सिर झुका लिया था। विक्रम नताशा की ओर मुड़े। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन शेर की दहाड़ से ज़्यादा खतरनाक। तुम वो मैनेजर हो ना जिसकी तारीफ में हेड ऑफिस से मेल आया था कि तुम सेल्स में बहुत अच्छी हो? बताओ मेरी माँ के साथ क्या हुआ? नताशा के होंठ फड़फड़ाए लेकिन आवाज़ नहीं निकली। सर वो मुझे नहीं पता था कि मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा कि ये गरीब है? विक्रम ने उसका वाक्य पूरा किया। तुम्हें लगा कि इनके कपड़े पुराने हैं तो इनका कोई सम्मान नहीं है क्या? क्या तुम्हें ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है कि इंसान की जेब नहीं उसकी नीयत देखी जाती है? नताशा रोने लगी। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। तभी सावित्री देवी आ गए। उन्होंने अपने थैले से 500 के नोटों की गड्डियाँ निकाली। करीब 2 लाख रुपए थी। उन्होंने वो पैसे काउंटर पर रख दिए। बेटा विक्रम, सावित्री ने कहा, इस लड़की की गलती नहीं है, गलती उस सोच की है जो आज के ज़माने में घर कर गई है। इसे लगा कि मेरी चप्पल टूटी है तो मैं इंसान भी टूटी हुई हूँ। बिटिया, सावित्री ने नताशा की ओर देखा, ये पैसे मैं अपनी मेहनत की पेंशन से जोड़कर लाई थी बयाना देने के लिए। मेरे बेटे के पास अरबों होंगे पर एक माँ के लिए अपने पैसों की पोती को तोहफा देने का सुख उस रोल्स रॉयस से कहीं बड़ा है। नताशा सर से पानी पानी हो गई और सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर एक माँ का अपमान किया। विक्रम ने सिक्योरिटी को इशारा किया, इसे अभी के अभी टर्मिनेट करो। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इंसानियत भूल चुके हों। नताशा गिड़गिड़ाने लगी। उसकी नौकरी, उसका करियर सब खत्म हो रहा था। तभी सावित्री देवी ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। नहीं विक्रम, इसे नौकरी से मत निकालो। विक्रम हैरान थे। माँ इसने आपका अपमान किया है। हाँ लेकिन अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? इसे सजा मिलनी चाहिए पर ऐसी जिससे यह सुधर सके, बर्बाद ना हो। सावित्री देवी ने नताशा के करीब आई। बेटिया, तुम्हें मैनेजर के पैसे हटाया जाता है, कल से तुम इस शोरूम में रहोगे लेकिन सेल्स का या मैनेजमेंट का नहीं। तुम अगले 6 महीने तक यहाँ सफाई कर्मचारी के साथ मिलकर काम करोगी, ग्राहकों को पानी पिलाओगी, दरवाजे खोलोगी और हर उस इंसान की इज्जत करना सीखोगी जिसे तुम्हें छोटा समझती थी। अगर 6 महीने में तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया तो तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाएगी। मंजूर है? नताशा फूट फूट कर रो रही थी लेकिन आंसू अब पश्चाताप के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मुझे मंजूर है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करती हूँ मैं बदल कर दिखाऊंगी। विक्रम ने अपनी माँ को गर्व से देखा। उन्होंने वही किया जो एक बड़े इंसान को करना चाहिए था। माफ़ करना सजा देने से ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन उसका असर गहरा होता है। विक्रम ने खुद काउंटर के पीछे जाकर वो 15 लाख का हार निकाला। यह हार आज नहीं बिकेगा। यह हार आज मेरी माँ, इस शोरूम के सबसे खास ग्राहक को मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उस दिन रॉयल हेरिटेज ज्वेलर्स के कर्मचारियों ने सिर्फ एक ड्रामा नहीं देखा था बल्कि जीवन की सबसे बड़ा पाठ सीखा। जब सावित्री देवी और विक्रम बाहर निकले तो नताशा खुद दौड़ कर गई और उनके लिए दरवाजा खोला। इस बार उसके चेहरे पर नकली मुस्कान नहीं बल्कि सच्चा सम्मान था। कहानी किसी दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की बाहरी चमक या दमक या कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा मत लगाइए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि विनम्रता और संस्कारों में होती है। पद और प्रतिष्ठा आज है कल नहीं रहेंगी लेकिन आपका व्यवहार लोगों को हमेशा याद रहेगा। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें चाहे वे कैसे भी दिखते हों। अगर इस कहानी में आपकी आंखें में भी आंसू ला दिए हैं तो और आपको लगता है कि सावित्री देवी ने सही फैसला लिया तो कमेंट बॉक्स में माँ का सम्मान जरूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश सब तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।